सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, परिवर्तनशील प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन इस प्रकृति की मांग है। यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो क्योंकि जब परिवर्तन होता है तब सरसता आती है, यदि चीजें ठहर जाती है तो निरस्ता आ जाती है। साहित्य की दृष्टि से हम बात करें या सभ्यताओं या संस्कृति या किसी विचार को लेकर के यदि हम बात करें तो इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और यदि साहित्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आधुनिक काल में साथियों भारतेंदु युग से शुरुआत मानी जाती है। द्विवेदी युग आया, उसका अवसान हुआ 1918 में और 36 तक एक नया युग आया जिसे हम विद्रोही स्वर वाले कवि कहते हैं। विद्रोह की भावना उनमें थी, लेकिन वो विद्रोह जो था छायावाद का, वो वैयक्तिक विद्रोह बन गया। वो जनवादी विद्रोह नहीं बन पाया, वो जन कल्याण तक नहीं पहुंच पाया और उसके अपोज में एक आंदोलन फिर से खड़ा हुआ जिसे हम प्रगतिवादी साहित्य धारा कहते हैं और जिसका सैद्धांतिक आधार जो है वो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति में जिस विचारधारा को हम समाजवाद या साम्यवाद कहते हैं, साहित्य में वही जो धारा है उसका नाम प्रगतिवाद है। आज का जो ये व्याख्यान है, ये 13वां टेस्ट जो आप लोगों ने ऐप पर दिया था और इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रगतिवाद और प्रगतिवाद से लेकर के प्रगतिवाद, फिर उसके बाद में जो है प्रयोगवाद और नई कविता, बीच में नकेनवाद की भी हम बात करेंगे। तो ये 4 जो कालखंड है उसको लेकर के ये 60 प्रश्न है। साथियों, छायावाद में हमने बात करी थी, छायावाद के संपूर्ण जो अध्याय जो थे उसको लेकर के मैंने आप लोगों से बात की थी और अब मैं आपको लिए चलता हूं आज यहां पर, जहां पर 1936 से 1943 तक जो काव्यधारा हमारे यहां रही उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद कहते हैं। सैद्धांतिक आधार कहां से ग्रहण किया? जो है सैद्धांतिक आधार जो है वो कार्ल मार्क्स जो है उनका भौतिक द्वंद्ववाद, ये ध्यान रखना है। इनके गुरु थे हिगेल, उनका आध्यात्मिक द्वंद्ववाद था और ये भौतिक द्वंद्ववाद से प्रेरित हुई। क्या है भौतिक द्वंद्ववाद और किस प्रकार से इस काव्यधारा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन साथियों 1943 से लेकर के 1953 तक जो है काव्य में फिर एक नई विचारधारा आती है जिसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। और 1952 से लेकर के वर्तमान पर्यंत जो काव्यधारा है उसको हम नई कविता या नए लेखन कुछ भी कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बीच में एक यहां 1956 ईस्वी में जिसे हम नकेनवाद के नाम से कहते हैं, ये जो है जिसे प्रपद्यवाद भी कहा गया, ये धारा भी बीच में आई। लेकिन नई कविता विशेष करके हम इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, आजादी के बाद और संविधान लागू होने के उपरांत जो भी हिंदी साहित्य में जो भी कविताएं लिखी गई उसे हम नई कविता का कालखंड कहते हैं। आधुनिक काल में बहुत सारी काव्यधाराएं हैं, आप लोग जानते हो, गद्य है, पद्य है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। इन तमाम विधाओं को एक संतुलित करते हुए हमें अध्ययन की आवश्यकता है। चलिएगा, इस व्याख्यान के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक में जो है, देखिए, इतनी आश्वस्ति दे सकता हूं कि यहां से 3 से 4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। चलिए साथियों, हम इस विचारधारा से जुड़े उससे पहले हम सीखेंगे कि प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, और उसके बाद में मैं प्रश्नों की तरफ आपको लेकर के जाऊंगा। ये जो अंतिम समय है इसमें जो कुछ चीजें मैंने लिखी है, मुझे लगता है कि आपके निश्चित रूप से इनका सदुपयोग होगा।
इसमें ये आधुनिक काल, ये टेस्ट नंबर 13 था जो आपने दिया था। इसमें काव्य का विकास, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएं जो है उनको लेकर के मैं बात करने वाला हूं। साथियों, हम आगे बढ़े उससे पहले ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मैं थोड़ा जो है शीघ्रता से विचार करूंगा, और आप लोग जो है इसमें जो आपको मैं मोस्ट कहूं उसको आप जरूर ढंग से देखें। छायावाद के लेखन का प्रमुख प्रयोजन क्या था? क्योंकि जो है वैयक्तिक प्रधान विचारधारा थी, वैयक्तिक प्रधान विचारधारा थी, व्यक्ति प्रधान या वैयक्तिक प्रधान विचारधारा थी ये, और इसलिए इसका जो प्रमुख प्रयोजन रहा है काव्य का वो स्वांतः सुखाई रहा है। हालांकि साथियों, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, और हालांकि वो तो पहले की कृति है, लेकिन उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका जो है कामायनी जैसी कुछ अमर कृतियां भी इस कालखंड की देन जो है वो मानी जाती है, ये हम जानते हैं। साकेत जहां पर द्विवेदी युग की थी, कामायनी जो है वो 1935 में रचना और 1936 में इसका प्रकाशन होता है, और इसी के साथ इस युग का अवसान हो जाता है, क्योंकि हर चीज जब एक अंतिम परिणति तक आ जाती है तो उसके बाद में उस पर ढलान भी आना सुनिश्चित होता है। छायावाद का लेखन जो था वो स्वांतः सुखाय था, जबकि प्रगतिवाद के लेखन का प्रमुख प्रयोजन, ये कई बार आपसे पूछा जाता है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। मैंने आपको ये कहा कि छायावाद के अवसान होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि विद्रोह का स्वर तो छायावादी कवियों में था, लेकिन वो व्यक्ति प्रधान विद्रोह बनकर रह गया, वो जनवादी या जनोन्मुख नहीं हो पाया, और यही कारण था कि उसके स्थान पर एक नई काव्यधारा आई जिसे हमने प्रगतिवाद नाम दिया। साथियों, छायावादी साहित्य केवल कल्पना के पंख लगाकर उड़ता रहा, मानी कल्पना प्रधान काव्य था। क्या था? छायावादी जो काव्य था वो कल्पना प्रधान काव्य था, जबकि ये प्रगतिवादी जो है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की जो है सर्वाधिक सशक्त छवि हमें देखने को मिलती है प्रेमचंद में, और प्रेमचंद चूंकि जो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला जब स्थापना यहां पर हुई तो पहला सभापति जो है उन्हीं को चुना गया था, और इसलिए यह ध्यान रखना है कि प्रगतिवादी कवि जो है वो ठोस यथार्थवाद और दलित, मजदूर, उपेक्षित, हीन दीन वर्ग जो है उसकी पीड़ा को व्यक्त करता है, जो कि साहित्य का एक बड़ा लक्ष्य होता है। छायावादी साहित्य में वैयक्तिकता की अधिकता है, जबकि प्रगतिवाद जो है वो सामाजिक भावना की बात करता है। प्रगतिवाद जो है वह शोषक और शोषित, ये जो दो समाज में वर्ग है जिसे मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग कहते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि दीनहीन, कुचले और मेले की दलित वर्ग की बात करता है, जहां पर वास्तव में जो है कह सकते हैं कि मानवता की आत्मा निवास करती है, और उसको जगाने का काम जो है प्रगतिशील लेखक संघ या प्रगतिवादी साहित्य जो है वो करता है। इसलिए सामाजिक भावना यहां पर महत्वपूर्ण रही है। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत लेकर चलता है, जबकि छायावाद जो है उसमें ऐसा नहीं है, वहां पर रहस्य की बात है। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद के नाम से जानी जाती है, साथियों ध्यान रखिएगा, साम्यवाद या समाजवाद के नाम से जानी जाती है, वही साहित्य में वही विचारधारा जो है प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यहां से इसकी विशेषताओं को लेकर के, रूपरेखा को लेकर के एक प्रश्न मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने की संभावना है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है हिंदी, और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो क्या मानता है? मनुष्य को केंद्र में रखता है। ये मनुष्यता जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु व्यक्ति जो है मनुष्यता के लिए है, और व्यक्ति प्रधान इस दृष्टि से, मानी व्यक्ति जो है इसके केंद्र बिंदु है। वैयक्तिकता और व्यक्ति का केंद्र बिंदु होना दोनों अलग अलग है, यह बात आप लोग समझना आपको चाहिए। तो साथियों, यहां पर जब समय बदला, जब विज्ञान का युग आया, तो हमारा जो भी धर्म है, हमारी जो भी आध्यात्मिक भावना है, वो एक तरह से नेपथ्य में स्थापित हो गई और मनुष्य ही उसके केंद्र में हो गया, और यही प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य रहा है। हिंदी खड़ी बोली की ऐसी कविताएं जो सामान्यतः दलित, मजदूर एवं शोषित वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखकर रची गई, उसे ही हम प्रगतिवादी साहित्य के नाम से पुकारते हैं। प्रगतिशील शब्द के स्थान पर प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किसने किया था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था।
उसके द्वारा 1942 ईस्वी में यह किया गया था। 1942 ईस्वी में ही प्रगतिवाद एक दृष्टि नामक एक लेख लिखा था, जो आगामी कल नामक एक पत्रिका जो थी उसमें यह प्रकाशित हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जो है उसको, जैसा कि युगवाणी को बच्चन जो है वो प्रगतिशील रचना मानते हैं और प्रगतिवाद के प्रवर्तक, और नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, सुमित्रानंदन पंत की जो पत्रिका है रूपाब, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है, ये रूपाब के द्वारा जो है इस काव्यधारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्यधारा को, प्रगतिशील काव्यधारा को सामाजिक चेतनावादी काव्य, एक तरह से एक क्रांति थी, साहित्य क्रांति हम इसे कह सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। ये कुछ तथ्यात्मक बातें थी, ध्यान रखिएगा। प्रगतिवाद कवि जो है वो मार्क्सवाद, समाजवाद या साम्यवाद का समर्थन करते हैं। ये ध्यान रखना, समाजवाद या साम्यवाद एक ही बात है। इस काव्य की विशेषताओं को हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग के प्रति सच्ची सहानुभूति एवं शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में समाज में हमेशा द्वंद्व का वातावरण रहता है और सच्चे अर्थों में शांति कायम नहीं हो सकती। दोनों वर्गों में, ये जो शोषक और शोषित जो वर्ग है, मजदूर शोषित वर्ग है, और जो शोषण करने वाला जो पूंजीपति वर्ग है, उसमें अपने अपने हितों को लेकर के टकराव चलता रहता है। और ये द्वंद्व जो है वो आगे जाकर के साम्यवाद में बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक धार्मिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों के साथ साथ सामाजिक अंधविश्वासों पर भी आक्षेप किया गया है। मैंने आपको कहा, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं रही। ईश्वर का स्थान जो था वो विज्ञान ने ले लिया। इस संसार में जो हम ये कहते हैं कार्य कारण, जिसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र में, उसका स्थान यहां तर्क ने ले लिया। और ये सृष्टि जो है ये सब प्रयोजन है और ये साम्यवाद है, इस पर सबका समान अधिकार है। प्रगतिवादी कवि इसी बात की उद्घोषणा अपनी काव्य की पंक्तियों के माध्यम से किया करते हैं। नारी के प्रति उदारता नजर आई। आधुनिक काल का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है नारी को लेकर के, और सामाजिकता के साथ घरेलू बिंबों को काव्य में स्थान देना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। और जनता की भाषा जो है उसी में जनता को संदेश देना प्रगतिवाद का एक बड़ा अभिलक्षण माना जाता है। हिंदी प्रगतिवादी कवियों के में काल क्रमानुसार सर्वप्रथम उल्लेखनीय कवि रामेश्वर करुण है, और इनकी एक रचना है करुण सत्सई। इसका आगाज 1934 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जब हुई, उससे पहले ये जो है प्रकाशित हुई, परंतु ये भाषा जो थी इसकी ब्रज भाषा थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये आपको एक जो है ट्रिक याद करनी है कि प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो नाग के शिव त्रिरा, नाग का मतलब क्या है, नागार्जुन है जो इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, 11, 11, 15, 17, 23, 15, 17 और 23, और यहां पर 1900 जोड़ दीजिएगा, तो ये सब का जो जन्म काल जो है वो आपके सामने आ जाता है। 11, 11, 15, 17 और 23। नाग का मतलब नागार्जुन है, के केदारनाथ अग्रवाल हैं, और शिव मंगल सिंह सुमन है, और त्रिलोचन शास्त्री हैं, और रांगे राघव है। तो ये जो है इनका जन्मकाल है, और ऐसे आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण बातें और प्रगतिवाद के बारे में। और इसलिए क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद में जब हम प्रश्नों का समाधान करेंगे तो आपको और सुविधा होगी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते ही साहित्य क्षेत्र में नया आंदोलन खड़ा होता है। यह कितनी बड़ी बात है कि जीवन के प्रति जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो साहित्य भी, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। जिस समय का जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें उस समय तत्कालीन जो समाज है उसकी रीति नीति और गति जो है उसमें चित्रित होती है। छायावाद काल तक हिंदी के साहित्यकारों का दृष्टिकोण भावात्मक था। बात पत्ते की है, भावात्मक था। यानी छायावाद जो है काल तक हिंदी का जो साहित्यकार जो था उसका भावात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि साहित्य के साथ संवेदना और भाव जुड़े हुए हैं। लेकिन वैसे छायावाद ने भी परंपरा के प्रति विद्रोह किया था, किंतु छायावादियों का यह विद्रोह प्राय वैयक्तिक स्तर तक ही उठ सका। यह वैयक्तिक स्तर पर रहा छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि यह जनवादी नहीं बन पाया, जनता तक अपना संदेश पूरी तरह से संप्रेषित नहीं कर पाए, और समाज बदल रहा था, विचार बदल रहे थे, और उसी की प्रतिक्रिया में प्रगतिवादी आंदोलन की आवश्यकता हुई। 17वीं शताब्दी के बाद से होने वाली वैज्ञानिक उन्नति, 17वीं की जगह 19वीं करेंगे, 19वीं शताब्दी के बाद से होने वाली वैज्ञानिक उन्नति चिंतन को धीरे धीरे बदल रही थी।
हमारा जो चिंतन जो था, वो हमारा सोचने का जो मनुष्य का दकियानुसी जो सोच थी, जिसे हम परंपरागत सोच कहते हैं, उस चिंतन से हम ऊपर उठ रहे थे। भारत की वस्तुतः जो जड़ें हैं, जो संस्कृति है, उसमें दकियानुसी सोच नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ अंधविश्वासों के चलते और समाज में कुछ इस प्रकार के लोग आए जिन्होंने समाज पर आधिपत्य जमाना चाहा, और उसके चक्कर में अंधविश्वास और जो वैयक्तिक सत्ता का जो भाव था, वह यहां पर बात की जा रही है। वैज्ञानिक उन्नति हुई तो चिंतन की धारा धीरे धीरे बदल रही थी। मनुष्य का अंधविश्वास टूटने लगा और तर्क पर उसकी आस्था, इस शब्द को आप पकड़ेंगे, तर्क पर उसकी आस्था बढ़ रही थी। फलतः आदमी के मन में यह बात बैठ गई कि प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कठिनाइयों और मुसीबतों से होड़ लेने के लिए मनुष्य को किसी अति मानव या अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं रही। यदि एक अच्छा शिक्षक प्रश्न पत्र बनाता है तो इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं आप देखोगे। तो मनुष्य में जो हमारा हर इलाज, हर मर्ज का इलाज जो है, हम अलौकिकता में ढूंढते हैं। धार्मिक उन्माद जो है, क्योंकि आध्यात्मिकता अलग बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद की तरफ जो है, जो बढ़ रहा था समाज, वो जो है अब यहां पर ये महसूस करने लगा कि मनुष्य की जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसका समाधान अलौकिक शक्ति नहीं कर सकती। सामाजिक वैषम्य ये प्राकृतिक विधान नहीं है। कितने सुंदर शब्द हैं। समाज में जो वैषम्य है, ये कोई प्राकृतिक विधान नहीं है। समाज में, इस संसार में, इस प्राणी जगत में हर मनुष्य का समान अधिकार है, और वही तो साम्यवाद है, बल्कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। कार्ल मार्क्स ने यह घोषित किया कि मनुष्य सर्वोपरि है, और यही प्रगतिशील कवियों का जो है ध्येय बिंदु था। आरंभ में यही रहा था, और यह विश्व ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। ये वो एक यांत्रिकता, एक वैज्ञानिकता, एक तार्किकता यहां पर देखने को मिलती है। इन विचारों के फलस्वरूप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रतिष्ठा हुई। विज्ञान युग का नेतृत्व करने लगा। विज्ञान जो है, अब यहां ईश्वर का स्थान विज्ञान ने ले लिया, और यही इस युग का नेतृत्व करने लगा। नूतन समाज की कल्पना स्पष्ट हो उठी। इस कल्पना में ईश्वर और शैतान, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नर्क जो है, कुछ भी शेष नहीं रहा। दुनिया खुशहाल हो गई, सबको समान अवसर मिलने लगे। कोई वर्ग नहीं रहा, कोई धर्म नहीं रहा। कागजों में तो सब समान और बराबर हो गए। दुनिया व्यक्ति के लिए नहीं रही। महत्वपूर्ण बात करोगे, दुनिया व्यक्ति के लिए नहीं रही, बल्कि दुनिया में व्यक्ति का समाहार हो गया। यह आपको ध्यान रखना है। छायावाद हमारी नई समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील नहीं हो सका। फलतः सन 1936 ईस्वी में, महत्वपूर्ण करोगे, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के उद्योग से, अर्थात उनके प्रयासों से, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में होती है। इसके पहले अधिवेशन के सभापति जो है प्रेमचंद हुए, और दूसरे के रविंद्रनाथ ठाकुर हुए। याद रखिएगा, इस प्रगतिशील भारतीय लेखक संघ का सर्वप्रथम घोषणा पत्र भी लंदन में ही तैयार हुआ। नेट में पूछा गया और कॉलेज लेक्चरशिप राजस्थान में पूछा गया। और प्रेमचंद की ये जो घोषणा पत्र जो था लंदन में जो तैयार किया गया, ये प्रेमचंद की हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रिय साथियों, यहीं से प्रगतिवाद की एक आगाज, एक धीमी शुरुआत, क्षीण सी एक शुरुआत मानी जाती है। ध्यान रखना होगा कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और इसी से संबद्ध भारतवर्ष में यह अधिवेशन हुआ। 1935 में संस्था का पहला अधिवेशन जो है E.M. फोस्टर, यह भी पूछा गया है, कि सभापतित्व में हो चुका था। जोश मलिहाबादी और सरदार जाफरी ने भी इस आंदोलन का साथ दिया। शिवदान सिंह चौहान महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने सन 1937 के मार्च का एक अंक था विशाल भारत पत्रिका में, उसमें भारत में प्रगतिशील साहित्य की जो आवश्यकता है, क्यों लिखा जाए प्रगतिशील साहित्य, किसको आवश्यकता है, क्या महसूस हुआ, उसको लेकर के एक लेख लिखा, जिसमें हिंदी कवियों एवं लेखकों को उन्होंने ललकारा और एक दायित्व भी सौंपा। क्या था, सुनिएगा। महत्वपूर्ण नाम है शिवदान सिंह चौहान। हमारा साहित्यिक नारा कला कला के लिए नहीं, कला कला के लिए, ये एक तरह से छलावा है कि कला का लक्ष्य केवल कला के लिए, यहां तक कला कला तक है, ये यहां तक सीमित नहीं होना है, वरन कला संसार को बदलने के लिए है। जो ये नारा जो था कि कला जो है वो कला के लिए है, ये अब समाप्त हो गया, और अब वो कला जो है दुनिया को बदलने चली है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यकार का फर्ज है। ये बात शिवदान सिंह चौहान कहते हैं। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर, महत्वपूर्ण करेंगे, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक साहित्यिक आंदोलन है, जिसमें जीवन और यथार्थ, जिसमें
जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला। उत्तर मानी जब छायावाद बीत रहा था, और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिशील का उद्देश्य क्या था कि साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना, साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना जो छायावाद के पतनोन्मुख काल की विकृतियों को नष्ट करके एक न एक जो है साहित्य एक नए साहित्य और एक नए मानव की स्थापना कर सके, और उसे उस सामाजिक सत्य को, उसके विभिन्न स्तरों को साहित्य में प्रतिपादित होने का अवसर प्रदान कर सके। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इस साहित्य का उद्देश्य था, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई और इसका उद्देश्य और लक्ष्य जनवादी शक्तियों को महत्वपूर्ण करेंगे। जनवादी शक्तियों को संगठित करके मार्क्सवाद और भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। उसकी आत्मा साम्यवाद में थी, महत्वपूर्ण करेंगे, आत्मा साम्यवाद में थी प्रगतिशील जो आंदोलन है उसकी, और दृष्टि रूस के साहित्यिक इतिहास की ओर थी, और साथियों प्रेरणा राजनीतिक मंतव्यों द्वारा अनुशासित थी। यह आप लोग ध्यान रखोगे। तो अनुशासित थी, और कल्पना जो है प्रोलेटेरियत सत्ताशाही अर्थात सर्वहारा सामाजिक वर्ग से अनुप्राणित थी। यह आपको ध्यान रखना है। उसकी खोज उस नए मानव की थी जो प्रगतिशील लेखक क्या कर रहा था, उसकी खोज उस नए मानव की थी जो समस्त पतनशील प्रवृत्तियों के विरोध में उपयुक्त स्थापनाओं को विकसित करके एक प्रोलेटेरियत शासन सत्ता जो सर्वहारा समाज है उसको उभरने का अवसर दे। इसकी मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, इसलिए इस साहित्यिक आंदोलन को प्रगतिशील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जिस प्रकार का आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद के उपन्यासों में और अन्य कलाकृतियों में विकसित हो रहा था, उसमें काफी अंश उस बौद्धिक जागरूकता का था जो रूस की क्रांति के बाद से समस्त बौद्धिक जन के मानसिक स्तरों को आंदोलित कर रहा था। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और धीरे धीरे इसका संपूर्ण गठन समस्त देश और विभिन्न भाषी प्रांतों में फैलाया गया। प्रारंभिक काल में इसके नए आग्रहों में जिस मानव मुक्ति और मानवता की बात उठाई गई थी उसका मेल उस समय की राष्ट्रीय चेतना एवं यथार्थवादी चेतना के संदर्भ में बड़ा ही प्रभावपूर्ण लगा। किसान, मजदूर, समाज का उपेक्षित वर्ग, पद दलित वर्ग चेतना और वर्ग भावना के यथार्थ ने भी लेखकों को प्रभावित किया। इसने एक और छायावाद की पतनोन्मुख प्रवृत्ति का खंडन किया और दूसरी ओर उस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना की, उसका समर्थन किया जो प्रेमचंद के उपन्यासों में व्यक्त हो रहा था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक और इसने पतनशील तत्वों के विरोध में स्वर उठाया, दूसरी ओर उस नियोजित यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जो मंतव्यपूर्ण परिकल्पित साम्यवाद के अंतर्गत आता था। स्थापनाओं की दृष्टि से प्रगतिवाद मूल रूप से साम्यवादी विचारधारा की स्थापना करने का एक सशक्त माध्यम था। यह आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको कहा कि राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान साम्यवाद को है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद को है। इसकी स्थापनाएं उसी से अनुप्राणित और स्थापित थी। मार्क्सवाद ने जिस प्रकार राजनीति को प्रभावित करके पाश्चात्य शासन प्रणाली एवं राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया था, उसी प्रकार प्रगतिवाद ने साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक विचारधारा को भी प्रभावित करके उसको एक निश्चित साधन बनाने का प्रयास किया। और साथियों, ये भूमिका जो थी मैंने इसलिए ताकि आप लोग तोते नहीं बने और प्रगतिवाद और प्रगतिशील जो भी चीजें, जो आंदोलन या युग, पहले प्रगति युग था, फिर प्रगतिवाद और फिर प्रगतिशील था, फिर प्रगतिवाद ये बना, क्या इसकी भूमिका थी और उसका क्या योगदान भारतीय समाज और साहित्य में रहा, ये बातें थी। आइए मैं अब आपको लिए चलता हूं इन प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो ये है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि कौन है। तो प्रवर्तक जो है वो सुमित्रानंदन पंत है और प्रतिनिधि कवि जो है वो नागार्जुन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो है प्रगतिवाद के लेखन का प्रमुख प्रयोजन माना जाता है, स्वांतः सुखाय तो छायावाद का था, स्वांतः सुखाय जो था वो तो छायावाद का था,
लेकिन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय प्रगतिवाद का प्रमुख प्रयोजन माना जाता है। प्रगतिवाद की विशेषताओं के संबंध में सही कथन नहीं है, यह आपको चुनना है कि सही कथन जो है वो कौन सा नहीं है। साथियों, शोषित वर्ग के प्रति सच्ची सहानुभूति, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको चुनने में, और शोषक वर्ग का विरोध, यह प्रगतिवाद की मुख्य विचारधारा थी। सामाजिकता के साथ घरेलू बिंबों को काव्य में स्थान दिया गया। ये भी हमने पढ़ा है कि जो घरेलू बिंब है उसके माध्यम से, क्योंकि साहित्य जो है वो सर्वहारा होना चाहिए, वो सर्वजन हिताय होना चाहिए और सबके समझ में आए ऐसा साहित्य होना चाहिए, और इसलिए सामाजिकता के साथ जो घरेलू बिंब जो थे उसके माध्यम से उन्होंने कविताएं रची, तो उसमें स्थान दिया। नारी के प्रति उदारता रही है, यह भी बात ठीक है, और कल्पना की अतिशयता बिल्कुल नहीं थी। कल्पना की अतिशयता जो थी वो छायावाद की एक विशेषता थी, ये आप लोग ध्यान रखोगे। आगे लिए चलता हूं, और उसके बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह ने, प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की किस कृति को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, और वो है युग वाणी। तो 4 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, प्रगतिवाद कवि नागार्जुन के बारे में सही कथन नहीं है। फक्कड़पन और घुमक्कड़ प्रवृत्ति नागार्जुन की सबसे बड़ी व्यक्तित्व की विशेषता थी, यह आपको ध्यान रखना है। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, और इसीलिए इसको साहित्य में इनको जो है बाबा के नाम से जो है वो जानते हैं, और अंधविश्वासों के कारण इनको एक और नाम दिया गया, साहित्य में इनको ढक्कन भी कहा गया। वो अंधविश्वास कैसे थे इसके बारे में जब विस्तार से कक्षा हुई थी तब बात हो चुकी है। हिंदी में तो ये नागार्जुन नाम से लिखते थे, लेकिन मैथिली में यात्री उपनाम से नागार्जुन ने लेखन कार्य किया है। अपूर्वा कविता संग्रह पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, और ये जो कथन है वो सही नहीं है। साथियों, अपूर्वा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा, ये आप लोग ध्यान रखोगे। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। हां, ये बात ठीक है कि केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा कविता संग्रह पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और नागार्जुन को प्रगतिवाद के श्लाघा पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखना। जन्म इनका 1911 में होता है, मैं बता चुका हूं, और मूल नाम जो है ये कई बार पूछा जाता है, मूल नाम जो है वो है वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अंधविश्वास के कारण ढक्कन, और जो है साहित्य में इनको बाबा नाम से भी जानते हैं। माता जो है वो उमा देवी हैं, और पिता जो है वो गोकुल मिश्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिएगा। साथियों, इसमें असंगत जो है वो आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। कई दिनों तक चुल्ला रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। घरेलू बिंबों की बात हो रही थी, चुल्ला, चक्की, कुतिया और कैसी, कानी। और यहां पर ये नागार्जुन की है, असंगत नहीं है, बिल्कुल सही है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़फ रही है याद तुम्हारी, और ये केदारनाथ अग्रवाल की है, ये भी सही है। मांझी न बनाओ बंशी, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता, ये रांगे रागों की नहीं है, यही भी केदारनाथ अग्रवाल की है। करी श्रम 30 दिन मरत भरत ने भूको पेट, कहां कहां ते लाइए पटवारी ते भेंट। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां रही है, और ये रामेश्वर करुण की है। मैंने आपको बताया था कि करुण सतसई जो है इनका ग्रंथ था, जो कि 1934 में आता है, रामेश्वर करुण का। और ये किस भाषा में था? ब्रज भाषा में है, क्योंकि जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, लेकिन इनको भी हम, रामेश्वर करुण को भी इसी में गिनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर आगे मैं आपको लिए चलता हूं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो कृति है वो किसकी है, के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है, ये बात आप ध्यान रखोगे। साथियों, 1965 ईस्वी में ये जो कृति है, इस पर जो है
सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बात आप लोग ध्यान रखोगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, हिंदी साहित्य का दूसरा शोक गीत। दूसरा शोक गीत, क्योंकि पहला शोक गीत जो है वो हम जानते हैं, कल हमने पढ़ चुके हैं कि सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो है ये पहला शोक गीत है और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन जो है हिंदी साहित्य का दूसरा शोक गीत जो है मिट्टी की बारात जो है उसको कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी की बारात जो ये कृति है ये 1972 में शिव मंगल सिंह सुमन की कृति है। शिव मंगल सिंह सुमन की यह कृति है, यह आप ध्यान रखोगे। और साथियों इसमें 1961 से लेकर 1970 के मध्य की जो रचना है, के मध्य की जो कविताएं हैं, मध्य की कविताएं जो है वो इसमें संग्रहित है। ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो 1972 में शिव मंगल सिंह सुमन, 1961 से 1970 तक की 9 वर्ष की जो कविताएं हैं इसमें संकलन है। और यह ध्यान रखेंगे कि मिट्टी की बारात में 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। मिट्टी की बारात जो संसार का दूसरा शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1993 में इस पर जो है भारत भारती पुरस्कार मिला। भारत भारती पुरस्कार मिला। और साथियों ये जो कृति है इसमें जवाहरलाल नेहरू एवं कमला नेहरू के जो फूल है के फूलों अर्थात जो अंतिम अवशेष है उसके जो है उसमें सामंजस्य जो है बताया गया है। उसको जो है फूलों को सम्मिलित प्रभाव की जो है गौरव गाथा इसके अंदर है। ये मिट्टी की बारात के बारे में बातें थी। प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभ में शामिल कवि नहीं है। तो नागार्जुन है और जो है शिवमंगल सिंह सुमन भी है, त्रिलोचन शास्त्री भी है। कौन नहीं है? शमशेर बहादुर जो है माफ करेंगे, त्रयी की बात है। त्रयी जो है इसका सही आंसर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो इसमें नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा। और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन, शमशेर बहादुर कवियों का कवि जो है और त्रिलोचन शास्त्री ये इसमें सम्मिलित है। आगे लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित आपको करना है। और पत्रहीन नग्न गाछ ये जो है नागार्जुन की है, मैथिली भाषा में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल, और ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री, और तूफानों के बीच रांगे राघव। तो 2 3 4 1 नंबर जो आंसर है वो सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पत्रहीन नग्न गाछ जो है ये साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैथिली भाषा में रचित है। नागार्जुन की कृति है, मैथिली भाषा में रचित है, मैथिली भाषा में रचित है। और इसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार मिला है। जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने समय में वह पुस्तक लिख सकते हैं। रांगे राघव के विषय में जो है यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है डॉक्टर राजेंद्र यादव का है, यह आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि रांघेय राघव जो है इसका पूरा नाम जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनका पूरा नाम जो है वो है तिरुमल्लई नबांकम वीर राघवाचार्य। और इसको कुछ लोग जो हैं त्र्यंबक वीर राघवाचार्य भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं रांगे राघव की।
जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने समय में वह पुस्तक लिख सकते थे। रांगे राघव के विषय में यह कथन जो है वो किसका है? राजेंद्र यादव का है। रांगे राघव का जो पूरा नाम है, आप लोग मेरे साथ बोलोगे, तिरुमलई नबांकम वीर राघवाचार्य। तिरुमलई नबांकम वीर राघवाचार्य। कुछ लोग त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य नाम से भी इनको कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और साथियों यहां पर यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए इसमें हो गया है। रांगे राघव कृत रचनाओं के विषय में असंगत युग्म का चयन आपको करना है। और यहां पर घरौंदा जो इनकी कृति है वो विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है। असंगत युग्म छांटना है। घरौंदा जो इनकी कृति है विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही है, इसकी विषय वस्तु यही है। चीवर जो है, चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान पर आधारित है। और मुर्दों का टिल्ला बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। लखी मां की आंखें महाकवि बिहारी की जीवनी पर आधारित नहीं है, ये कवि जो विद्यापति हैं, विद्यापति की जीवनी पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। रांगे राघव कृत रचनाओं के विषय में असंगत युग्म घरौंदा, चीवर, मुर्दों का टीला और लखीमा की आंखें है। तो जो है रागे राघव की सभी कृतियां, लेकिन इसमें महाकवि बिहारी के स्थान पर विद्यापति की जो जीवनी जो है वो इसमें है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। घरौंदा जो है इनका एक उपन्यास है और इसकी रचना जो है वो 1946 में है, ये आपको ध्यान रखना है। मुर्दों का टिल्ला जो है इसकी जो है ये 1948 में ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा साथियों, आगे मैं आपको हिंदी में अंग्रेजी के सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन से हैं, सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन से हैं, और इसका सही आंसर है त्रिलोचन शास्त्री। ये सोनेट छंद जो है ये क्या होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। सोनेट छंद जो है, आप लोग लिखोगे कि सोनेट छंद जो है इसमें 14 चरण होते हैं, 14 चरण होते हैं और 14 चरण होते हैं। और इसमें जो अष्टपदी होती है, जो 8 पद होते हैं, अष्टपदी में पहली जो प्रथम पंक्ति है, जो पहली पंक्ति है, पहली से चौथी पंक्ति, पहली से चौथी की और चौथी से पांचवी की, और पांचवी से आठवीं पंक्ति की तुक मिलाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। हिंदी में अंग्रेजी के जो सोनेट छंद है उसको स्थापित करने वाले कौन है? त्रिलोचन शास्त्री है। ये जो सोनेट छंद है उसमें 14 चरण होते हैं। इसमें जो पहली अष्टपदी जो बनती है उसमें पहली जो पंक्ति होती है उससे चौथी पंक्ति की तुक मिलाई जाती है, चौथी से पांचवीं की और पांचवीं से आठवीं पंक्ति की तुक जो है मिलाई जाती है। त्रिलोचन शास्त्री ने सोनेट छंद के माध्यम से 3 महापुरुषों की जीवनियां लिखी है, 3 महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और एक तीसरे जो हैं वो है माओ। ये चीनी इतिहासकार है। तो इनका सोनेट छंद के माध्यम से इन्होंने वर्णन किया है, ये आपको ध्यान रखना है, चीनी साहित्यकार। असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का सेकंड ग्रेड का यही स्तर होता है, इससे ज्यादा नहीं। नागार्जुन जो है वो क्या आधुनिक कबीर है? रांगे राघव। देखिए कोई भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जब तक मैं आपको उत्तर बताऊं उससे पहले आपका जो है स्वयं का उत्तर एक बार जो है परीक्षण आप लोग जरूर करें। नागार्जुन आधुनिक कबीर, रांगे राघव हिंदी साहित्य का शेक्सपियर, बिल्कुल ठीक है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर रांगे राघव। यह भी आपको ध्यान रखना है कि रांगे राघव जो है वो मूल रूप से साथियों, रांगे राघव जो है वो जो है मूलतः ये तमिल भाषी थे, मूलतः जो है ये तमिल भाषी थे, ये आपको ध्यान रखना है।
शमशेर बहादुर सिंह जो है वो कवियों का कवि, और रामविलास शर्मा जो है भयानक खबरों के कवि नहीं है। भयानक खबरों के कवि और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि, तीव्र इंद्रिय बोध के कवि, ये जो है वो कौन है? आप लोग याद कीजिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं वो भयानक खबरों के कवि और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि माने जाते हैं। असंगत युग्म का चयन आपको करना था, सही आंसर जो है वो 4 नंबर होगा। आगे मैं आपको लिए चलता हूं, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, देखिएगा। तेरी तो सुधी आती प्यारी, तेरी तो सुधी आती प्यारी, वैसे ही सुधी आती जैसे नंदन वन की मृग को रह रहकर सुधी आती। उपयुक्त पंक्तियों का संबंध किस कवि से है? तो ये पंक्तियां जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, जिन विद्यार्थियों के पास भी मेरी गाइड है और हमने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और छायावाद की जो मुख्य पंक्तियां हैं उसका एक बहुत अच्छा कलेक्शन मैंने वहां पर आपको दिया है। आप लोग जरूर जो है जाने से पहले उसको पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, और कब तक पुकारूं, ये एक आंचलिक उपन्यास है। ये एक आंचलिक उपन्यास है। कब तक पुकारूं, ये एक आंचलिक उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखित है? रांगे राघव के द्वारा लिखित है। इसके और इस पर आपको यह ध्यान रखना है कि टेलीविजन धारावाहिक भी इस पर आया है, कब तक पुकारूं। यह आंचलिक उपन्यास है, उसमें प्रमुख पात्रों के संदर्भ में संगत विकल्प नहीं है। साथियों इसमें 3 पात्र है, ये सुखराम, प्यारी और कजरी, ये नहीं है। सुखराम जो है वो बेर ग्रामीण क्षेत्र का एक नट है, नायक। प्यारी जो है वो स्वच्छंद जीवन जीने वाली सुखराम की पत्नी है, और कजरी जो है वो इसकी प्यारी की सोत बन के आती है, अर्थात सुखराम की दूसरी पत्नी है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 जो है 17 आपके सामने है, और 17वां प्रश्न जो है वो ये है कि नई कविता में प्रतीकार्थ जो कैक्टस जो है वो नई कविता में एक प्रतीकार्थ रूप में 1952 से, मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद में और संविधान लागू होने के उपरांत जो भी कविताएं लिखी गई वो नई कविता के नाम से जानी जाती है। उसमें कैक्टस जो है उससे अभिप्राय क्या है? अदम्य उत्साह का प्रतीक है ये कैक्टस, ध्यान रखना। जीवन आकांक्षा का प्रतीक है और अनगढ़ता का भी प्रतीक है। इसका मतलब उपयुक्त सभी इसमें सही है। साथियों 1952 में नई कविता की शुरुआत 1952 से मानी जाती है, और ये इसके प्रवर्तक जो हैं वो डॉक्टर जगदीश गुप्त है। डॉक्टर जगदीश गुप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि नामवर सिंह जो है और रामविलास शर्मा ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है। ये नई कविता जो है ये नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा इनका एक मंतव्य है कि यह प्रयोगवाद का छद्म रूप है। प्रयोगवाद का छद्म मानी छिपा हुआ रूप है, और वैसे देखा जाए तो प्रयोगवाद का जो नया विकसित रूप है वो नई कविता ही है। प्रयोगवाद का छद्म रूप जो है वो कहने वाले हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो ये 1952 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नई कविता जो है वो अज्जे ने जो है रेडियो स्टेशन से पहली बार इसका नामकरण किया था। आगे हम लोग और बात करेंगे, चलेगा। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा से अभिहित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस आलोचक की या किस कवि की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है? और बच्चन सिंह जो है नागार्जुन की जो कविताएं हैं उसको नुक्कड़ कविताओं के नाम से कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा, प्रयोगवाद को जात से अजात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता किसने कहा है? बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता। प्रयोगवाद को जात से अजात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता किसने कहा है? और यह है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। व्यावहारिक रूप से एक नारी की पुत्री अवस्था का द्योतक जो है वो किसे माना जाता है? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है प्रयोगवाद। साथियों, प्रपद्यवाद जो है इसी का नाम है नकेनवाद। क्या है? नकेनवाद।
प्रयोगवाद को अस्वीकृत करके नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में उसके दो साथी और थे। नकेन न के न तीन कवि थे, इसमें एक तो है नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, और एक है के का मतलब है केसरी कुमार। ये कई बार आता है प्रश्न, ये ध्यान रखना। और तीसरा न जो है इसका मतलब है नरेश कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रपद्यवाद जो है इसी को हम नकेनवाद के नाम से भी जानते हैं। कई बार जो है नकेन प्रपद्य इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो महत्वपूर्ण करेंगे, लेकिन आंसर 2 है। अब ये नकेनवाद क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए। नलिन विलोचन शर्मा न, के केसरी कुमार न, नरेश कुमार। अज्जे के द्वारा संपादित तार सप्तक एवं दूसरा सप्तक की सफलता को देख करके नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में अपने दो साथी, कौन थे बोलो, केसरी कुमार और नरेश कुमार, इन दोनों को साथ लिया और साथ लेकर के 3 व्यक्तियों का एक समूह बनाया और उन्होंने उसको नकेनवाद या प्रपद्यवाद, जो कि उन्होंने ये कहा है कि ये प्रयोगवाद से श्रेष्ठ काव्यधारा है। बच्चन ने नकेनवाद को क्या नाम दिया है, रूपवाद नाम से पुकारा है, यह आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। साथियों, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं प्रथम तार सप्तक में है? आपको यह ध्यान रखना है कि तार सप्तक की जो योजना है वो किसके मस्तिष्क की उपज है, किसके मस्तिष्क की उपज है? आप लोग सोचिएगा, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की उपज है। लेकिन इसका जो संपादन जो है वो किसने किया है? अज्जे ने किया है तार सप्तक का, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर किस कवि की रचनाएं जो है प्रथम तार सप्तक में जो है प्रथम तार सप्तक में है, और वो है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जो है उसकी रचनाएं। अब ये तार सप्तक, जो 4 तार सप्तक वे, आप परीक्षा में जाने से पहले मेरे वचनों को प्रामाणिक स्वीकार करते हुए, इन 4 जो ये तार सप्तक जो है इसमें कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन सी कवित्रियां हैं, और उनका जो है पूरे नाम आपको याद करके जाना है। साथियों, आइए तार सप्तक के बारे में कुछ बात करते हैं। विकास क्रम क्या है? प्रयोगवाद का प्रवर्तन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक कब आया था? 1943 के प्रकाशन से माना जाता है। इसके बारे में बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परीक्षा जैसा कि अपने सिर पर है और इस दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है उसी पर मैं बात करूंगा। तो प्रवर्तन जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे इनकी उपाधि थी, और प्रथम तार सप्तक कब बोलो? 1943 में, 1943 से माना जाता है। और आगे चलकर अज्जे ने कर्म से दूसरा सप्तक, पहला कब? 1943, दूसरा कब? 1951, तीसरा कब? 1959, और चौथा कब? 1979। ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 तार सप्तक आए, उसमें दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा 1989 अर्थात 79 में संपादित एवं प्रकाशित किया। इन तार सप्तकों में ये सप्तक है और इनमें 7 कवियों की रचनाएं जो है वो संकलित है। राहु के अन्वेषी इनको कहा गया। ये वो लोग थे जो उस समय तक पर्याप्त प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए थे। उनकी रचनाओं को कोई बड़ी संस्था छापने को तैयार नहीं थी। हालांकि गणपति चंद्र गुप्त ने आगे जाकर के ये भी कहा कि जो अज्जे के पिछलगु होने को जो तैयार थे उन्हीं को उसमें स्थान दिया गया, और जो तैयार नहीं थे उनका करियर भी जैसा कि रामविलास शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर के जो है उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया। खैर, वो आगे की बात है। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी, और इस तार सप्तक में एक भी कवियत्री नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात साथियों, इसमें कौन कौन है? तो अज्जे तो है ही है, गजानन माघव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा। ये 4 तार सप्तक है। 28 लोगों को आपको नाम याद करना है। तो इसके लिए देखिएगा, आप ट्रिक अपनी चाहें तो यदि बना रखिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है। भारत में जैनियों की मुक्ति के लिए राम ने गिरी पर माचा ढाला। अज्जे को आप पहले मान लेंगे। भारत का मतलब है भारत भूषण अग्रवाल, जैनी का मतलब जो है वो है नेमिचंद जैन, मुक्ति का मतलब है गजानन माघव मुक्तिबोध, राम का अर्थ है रामविलास शर्मा, और गिरी का अर्थ है जो है गिरिजा कुमार माथुर, और माचा का अर्थ है जो है प्रभाकर माचवे। कहां है? प्रभाकर माचवे। और इन्हीं के मस्तिष्क की ये उपज थी।
मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। तो यहां पर आप इसको कैसे भी याद कीजिएगा, भारत में जैनियों की मुक्ति के लिए राम ने गिरी पर माचा ढाला, कैसे भी इसको याद करना है। खैर ट्रिक चाहे कुछ भी हो, यदि आप जो है स्मृति यदि आपकी तीव्र है तो किसी भी ट्रिक की फिर आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कवियत्री नहीं थी। साथियों दूसरा जो तार सप्तक है उसमें 1951 में ये प्रकाशित होता है और इसमें एकमात्र कवियत्री है और वो है शकुंतला माथुर। लेकिन इसको याद करने के लिए हरि धर्म के लिए नरेश रघुवीर सिंह ने शकुंतला को भवन दिया। हरि धर्म के लिए नरेश रघुवीर सिंह ने शकुंतला को भवन दिया। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। देखिए हरि जो है इसका मतलब है हरि नारायण व्यास, धर्म जो है धर्मवीर भारती, कहां आएंगे, धर्मवीर भारती। नरेश जो है इससे जो है नरेश कुमार मेहता आगे, रघुवीर से रघुवीर साय आगे, और सिंह से शमशेर बहादुर सिंह, और सिंह अर्थात कवियों का कवि, और शकुंतला से शकुंतला माथुर, और भवन से भवानी प्रसाद मिश्र। इस प्रकार आपको इन बातों को याद रखना है। 1943, 51 और 59। अब यहां पर तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में कीर्ति चौधरी एकमात्र कवियत्री हैं और इसको याद करने का सर्व क पर विजय के लिए मदन प्रयाग गया। 3 क है, अर्थात कौन कौन से हैं, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ और कुंवर नारायण। 3 क है। सर्व का अर्थ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण। मदन, विजय का मतलब है विजय देव नारायण शाही, ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखोगे। और विजय देव नारायण शाही, और मदन के अर्थात मदन वात्स्यायन, और यहां पर प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये तीसरे में है। अब हम बात करेंगे 89 अर्थात चौथा तार सप्तक जो है वो आता है 1989 में। इसमें सुमन राजे एकमात्र कवित्री है। अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र और नंद किशोर के साथ सुमन को स्वदेश भेजा। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां अवध का अर्थ क्या है, अवधेश कुमार। राजकुमार का अर्थ क्या है, राजकुमार कुंभज। स्वदेश भारती का अर्थात नहीं, श्री राम जो है इसका अर्थ है श्री राम वर्मा। राजेंद्र का अर्थ है राजेंद्र किशोर, और नंद का अर्थ है नंद किशोर आचार्य, और सुमन का अर्थ है जो है सुमन राजे, और स्वदेश का अर्थ है स्वदेश भारती। तो यहां पर ये 7 लोग थे। मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप लोग जो हैं काफी कुछ आपको मिला है। चलिए आगे लिए चलता हूं, और जो है कीर्ति चौधरी एवं शकुंतला माथुर क्रमशः किस तार सप्तक की कवित्री हैं। देखिए शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे की है, तो दूसरा यहां पर है, और कीर्ति चौधरी जो है वो तीसरे की है, तो तीसरा और दूसरा तार सप्तक जो है उसकी है। चौथे तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। कौन नहीं है, धर्मवीर भारती नहीं है। ये जो है धर्मवीर भारती जो है वो दूसरे में है। चलिएगा, तार सप्तक में कुछ विशिष्ट कवियों को ही स्थान दिया गया, ऐसा क्यों। साथियों बहुत स्पष्ट लिखा है कि वो एक स्कूल के नहीं थे। इसका मतलब क्योंकि एक स्कूल के थे ये बात गलत है, क्योंकि ये इतने ज्यादा प्रतिष्ठापित नहीं हुए थे। मैंने आपको कहा था कि ये अभी तक साहित्य में इतनी अपनी जड़ें नहीं जमा सके थे और उनको एक नया जो है जीवन दान की आवश्यकता थी। क्योंकि इन्होंने अज्जे का पिसलगू बनना स्वीकार किया, ये तो किसी आलोचक विशेष के मत में है। क्योंकि ये राहों के अन्वेषी थे, ये राहगीर थे, ये राहों का अर्थात नई राहों को ढूंढना चाहते थे। तो इसका मतलब हुआ बी, सी और डी इसका सही है। और आगे लिए चलता हूं, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने ये रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो प्रश्न ये है, प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्ति नहीं है। साथियों मूल प्रवृत्ति को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। अस्तित्व बोध, अस्तित्व बोध, यहां अस्तित्व बोध का मतलब है चयन की स्वतंत्रता। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये जो है प्रयोगवाद की एक विशेषता थी। इसका मतलब इसमें कोई वो नहीं है। पीड़ा की स्वीकृति, पीड़ा की स्वीकृति बिल्कुल जो है प्रयोगवाद में ये भी इसकी विशेषता है। गहन आस्था नहीं अपितु अनास्था थी, गहन आस्था नहीं अपितु क्या थी बोलो, अनास्था थी, अर्थात ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। वैयक्तिकता की प्रधानता, यह भी इसकी विशेषता थी। आइए कुछ और देखते हैं।
एक जो है इसकी विशेषता है ऊहात्मक वक्तव्य। ऊहात्मक वक्तव्य, ऊहात्मक वक्तव्य का मतलब है जिससे सनसनीखेज कोई चीज निकल के आए या तार्किक जहां पर जो है ऊहापोहा हो जाए, अर्थात ऊहात्मक वक्तव्य इस काल की विशेषता रही है। एक टाइटल देखिए इनका, उषा देवता से लेकर गधे तक, ये जो है ऊहात्मक वक्तव्य की एक पहचान आपसे जो है कराई जा सकती है। फिर उसके बाद में जो है अनास्था। साथियों, अशोक वाजपेयी कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले मर गई थी देवताओं की बूढ़ी दुनिया। मेरे जन्म से पहले मर गई थी देवताओं की बूढ़ी दुनिया। गहन आस्था का सवाल ही नहीं उठता, यहां इसमें अनास्था का भाव था, यह भी आपको ध्यान रखना है। भोग भी और प्यार और निराशा भी और मृत्यु, यह भी इसकी जो है विशेषता है। निराशा भी और मृत्यु प्रयोगवाद की विशेषता है। एक विशेषता जो है इसकी बौद्धिकता एवं शुष्कता, यह इसकी आलोचना भी की जाती है। बौद्धिकता एवं शुष्कता यह भी प्रयोगवाद की एक काव्यगत विशेषता है। और जो है व्यंग्य एवं कटुक्ति, यह शैली है जिसमें व्यंग्य किया जाता है या कटुक्ति जो है वो की जाती है। और जो है एक इसकी विशेषता आप लोग कह सकते हो असंबद्ध प्रलाप। क्या है बोलो? असंबद्ध प्रलाप। तो ये जो विशेषताएं हैं प्रयोगवाद की, उसको मैंने एक जगह लिख दी है, एक बार फिर से हम जो है इसकी बात करेंगे। मेरे साथ बोलिएगा। अस्तित्व बोध, पीड़ा की स्वीकृति, और जो है वैयक्तिकता की प्रधानता स्थापना, अनास्था का भाव, व्यंग्य एवं कटुक्ति, असंबद्ध प्रलाप, ऊहात्मक वक्तव्य, और भोग, प्यार, निराशा और मृत्यु, और बौद्धिकता एवं शुष्कता। आगे मैं आपको लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या 26 जो है वो आपके सामने है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रयोगवाद का मुख्य दोष क्या है? प्रयोगवाद का मुख्य दोष गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है लोक कल्याण की जो है उपेक्षा। असंबद्ध प्रलाप तो है, साधारण विषयों का चयन भी है, दूषित वृत्तियों का नग्न रूप चित्रण भी है, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार लोक कल्याण की उपेक्षा इसका एक मुख्य दोष है। अब यहां पर ये 27वां देखिएगा, यहां पर ये जो है अज्जे की पंक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी साथी जानते हैं। देखिए कई बार पूछी जाती है, सांप तुम सभ्य तो नहीं न होंगे। ये जो सांप जो है ये यहां पर जैसा कि मैंने आपको कहा व्यंग्य है और कटुक्ति भी है साथ में, अर्थात सांप जो है वो मनुष्य को कहा गया है। ऐसा जो स्वार्थी मनुष्य जो दुनिया के लिए, जनहित के लिए, हालांकि गणपति चंद्र गुप्त जो है वो जनहित की, लोक कल्याण की भावना का अभाव मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काव्य में ये अपने को दिखाई भी दे रही है। सांप तुम सभ्य तो नहीं न होंगे, न तो तुम सभ्य हो न तुम कभी होंगे। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, अर्थात जो है सभ्य होकर के तुम्हें नगर में, नगर के जो रीति नीति और रिवाज है वो भी तुम्हें नहीं आया। फिर वो यहां पर कहते हैं एक बात पूछूं उत्तर दोगे? तो ये संवादात्मक शैली है। फिर कैसे सीखा डसना? ये फिर जहर कहां से पाया तूने? ये डसना कैसे सीखा जब तू नगर में बसना भी नहीं जानता? अब यहां पर नगर को लेकर के भी एक कटुक्ति है। फिर तुमने कैसे सीखा डसना और विष कहां से पाया? उक्त पंक्तियां प्रयोगवाद काव्यधारा की किस प्रवृत्ति की परिचायक है? ये महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे। और ये साथियों जो है व्यंग्य एवं कटुक्ति है, आपको ध्यान रखना है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प जो है वो आपको चुनना है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प जो है वो चुनना है। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्जे की कृति है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वक्त के सामने गिरिजा कुमार माथुर, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, और चुका भी नहीं हूं मैं जो है, चुका भी नहीं हूं मैं, ये कृति जो है भारत भूषण अग्रवाल की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कृति जो है वो है शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, बहादुर सिंह की कृति है, ध्यान रखेंगे। 1977 में इस कृति पर चूका भी नहीं हूं मैं, ये कई बार आता है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर
मिल चुका है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। आगे लिए चलता हूं, पहले यहां पर हम यह भी जान लेते हैं कि साथियों ये काव्य संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार, और इसका प्रकाशन जो है 1967 में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। इस काव्य संग्रह में 1962 से लेकर के 1966 की जो कविताएं हैं उसका संग्रह इसमें किया गया है, और इस कृति पर 1978 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एक तो यह भी ध्यान रखिएगा, एक छोटे से एक सत्र में परीक्षा से पहले जितने भी जो पुरस्कार हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर जो है मैं वक्त के सामने गिरिजा कुमार माथुर की जो कृति है यह 1990 में आती है। किसमें? 1990 में, और यह भी इनका काव्य संग्रह है, ध्यान रखिएगा। और अकाल में सारस जो है वो ये कृति जो है वो ये जो कविता है केदारनाथ सिंह की, और इस पर 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो चारों कृतियों के विषय में हमने देख लिया, कितनी नावों में कितनी बार अज्जे की कृति है। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1967 में यह कृति आती है। मैं वक्त के सामने गिरिजा कुमार माथुर की है, यह ध्यान रखिएगा 1990 में। अकाल में सारस 1989 में है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला है, यह आपको ध्यान रखना है। और चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है। आगे लिए चलता हूं, प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। कठिन गद्य का प्रेत। गद्य काव्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करने के कारण यह जो उपाधि है वो किसको मिलती है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे को। नदी के द्वीप उपन्यास के मुख्य पात्र एवं उनकी भूमिका के संबंध में सही विकल्प नहीं है। साथियों अज्जे का उपन्यास है नदी के द्वीप, और यह ध्यान रखिएगा यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। भूमिका के संबंध में यह भुवन जो है इसमें विज्ञान का प्रोफेसर है, बिल्कुल सही है। रेखा जो है पढ़ी लिखी और परित्यक्ता स्त्री है। गोरा भुवन की छात्रा है। चंद्र माधव इसका कोई ऐसा पात्र नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे लिए चलता हूं, पूर्वा काव्य संग्रह। पूर्वा काव्य संग्रह जो है वो जो है अज्जे का है, ये आपको ध्यान रखना है, और 1965 में ये जो है आता है। पूर्वा काव्य संग्रह में किन कविताओं का संकलन किया गया है? महत्वपूर्ण करेंगे इसको आप। और भग्नदूत, इत्तेल्म और हरी घास पर क्षण भर, ये जो कविताएं हैं उसका संकलन पूर्वा काव्य संग्रह में किया गया है। आगे लिए चलता हूं, और 32वां जो प्रश्न है वो देखिएगा। ये पंक्तियां जो है साथियों ये नरेश कुमार मेहता की है। नरेश कुमार मेहता की पंक्तियां हैं। सृष्टि प्रिया पीड़ा है कल्प वृक्ष। पीड़ा कोई स्वीकृति, छायावाद की प्रयोगवाद की एक विशेषता है। सृष्टि प्रिया पीड़ा है कल्प वृक्ष, दान समझ शीश झुका स्वीकार करो। इसको दान समझो। ये जो कल्प वृक्ष के समान है होती है पीड़ा, क्योंकि पीड़ा जो है पीड़ा में रह करके ही व्यक्ति जो है कुंदन बनता है, निखरता है। इसलिए दान समझ शीश झुका स्वीकारो, ओ मन कर पात्री मधुकरी स्वीकारो। इसको मधुकरी जो है, मधुकरी एक भिक्षा भी होती है जिसको जो है अलग अलग स्थान से जो जो काम की चीजें उसको ली जाती है, उसको वो समझ करके स्वीकारो। वहन करो, इसे सहन करो, ओ मन वरण करो पीड़ा। मानी यहां पर पीड़ा की स्वीकृति जो है वो दी गई है। और नरेश कुमार मेहता की ये पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि नरेश कुमार मेहता जो है वो दूसरे तार सप्तक में आते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ये जो है घुमा करके प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? और साथियों यहां पर देखिएगा ये दीप अकेला, ये जो कृति है ये अज्जे की है, बाकी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण और भूल गलती, ये जो है तीनों इसकी प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस जो है वो इसमें ये इनकी कविता है, ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी का रावण जो है वो पूंजीपति वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिए चलता हूं। निम्नलिखित में से किस कविता की रचना फैंटेसी शैली में
किस कविता की रचना फैंटेसी शैली में की गई है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और साथियों, यह है अंधेरे में। यह अंधेरे में जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध की कविता है। और ये जो है इनका एक काव्य संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध का, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। ये जो है इसका ये जो है 1964 में आता है और उसमें ये संकलित है। महत्वपूर्ण करेंगे, निम्नलिखित में से किस कविता की रचना फैंटेसी शैली में की गई है? अंधेरे में। ये अंधेरे जो है कविता, ये चांद का मुंह टेढ़ा जो गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है 1964 में आता है, उसमें संकलित है। आगे लिए चलता हूं। और जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी कवि तीसरे तार सप्तक में संकलित है? 1 सेकंड के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा और इसको बताइएगा क्या आपको जितना अभी हमने पढ़ा वो याद है? तीसरे तार सप्तक में सम्मिलित संकलित है। अजेय, अजेय हो नहीं सकते। श्री राम वर्मा, स्वदेश भारती, स्वदेश भारती जो है वो नहीं, अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर। इसका सही आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और मदन वात्स्यायन। सही आंसर हो गया डी। आगे लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या आपके सामने है 36। निम्नलिखित रचनाओं एवं उनकी विषय वस्तु अर्थात वर्णीय विषय के संबंध में अनुचित विकल्प चुनना है। सीढ़ियों पर धूप में, आप लोग जो है इसको पढ़ें और उत्तर दीजिएगा। साथियों, सीढ़ियों पर धूप में ये जो है रघुवीर साय का कविता संग्रह है, रघुवीर साय का कविता संग्रह है, का कविता संग्रह है। और इसकी जो विषय वस्तु है उसमें मध्यम वर्ग की समस्या का चित्रण किया गया है। अंधेरे में अभी मैंने आपको बता दिया चांद का मुंह टेढ़ा है। और ये जो है अंधेरे में, ये राम के अंधेरे में, इसमें आजादी के पहले तथा बाद की स्थिति का चित्रण है, ये भी सही है। संशय की एक रात, संशय की एक रात जो रचना है ये आपके जो है ये राम के चरित्र की पुनर्रचना है, राम के चरित्र की पुनर्रचना है, पुनर्रचना है। और राम का जो संशयात्मक मन है उसमें इसका चित्रण जो है किया गया है। इसका मतलब ये चीज सही है। आत्महत्या के विरुद्ध ये जो है रघुवीर साय की है और इसकी जो विषय वस्तु है वो आधुनिक लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर संशय की एक रात जो कि नरेश मेहता की कृति है और उसमें राधा को कृष्ण की प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित नहीं करके जो राम के मन का जो संशय है उसको उद्घाटित किया गया है। सीढ़ियों पर धूप में मध्यम वर्ग की समस्या का चित्रण है। अंधेरे में आजादी के पहले और बाद की स्थिति का चित्रण है। संशय की एक रात में राम के मन में जो संशय है उसका चित्रण है, नरेश मेहता की कृति है। और आत्महत्या के विरुद्ध यह आधुनिक लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य इसमें किया गया है। प्रार्थना पुरुष, प्रश्न संख्या जो है वो आपका जो है 37 है। प्रार्थना पुरुष जो है वो किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है? महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित है और ये नरेश मेहता की कृति है, नरेश मेहता की कृति है। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रार्थना पुरुष जो है वो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे लिए चलता हूं। खूंटियों पर टंगे लोग रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए कवि कौन है? तो यहां पर इसका सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग, इसकी रचना जो है 1982 में हुई और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसको 1983 में मिलता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बिल्कुल ठीक है। अरण्या, केदारनाथ सिंह, नहीं। अरण्या जो है वो केदारनाथ सिंह की रचना नहीं है, ये नरेश मेहता की रचना है, नरेश मेहता की। और इस रचना पर 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
ये आपको पुरस्कार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुरस्कार पूछे ही जाते हैं। कुआनो नदी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है 1973 में आती है। कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की है और 1959 में आती है। धर्मवीर भारती का जो महत्वपूर्ण कृति है सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पर एक धारावाहिक भी बना है, तो ये महत्वपूर्ण आप लोग ध्यान रखिएगा। और रूप तरंग जो है रामविलास शर्मा की है और ये 1956 में ये कृति जो है वो आती है। चलिएगा, अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि छायावाद की एक विशेषता है और वो ये है असंबद्ध प्रलाप। अब यह असंबद्ध प्रलाप जो है इसका मुख्य विषय है। देखिए, जिसका कोई संबद्धता नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई जो है उसमें यूं कहूंगा कि कोई तारतम्य नहीं है। आहा सारी रात चाय रख दो कागजों पर, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। भगवत गीता की लाइन आ गई। ऊपर कह रहे हैं आ सारी रात चाय रख दो कागज पर, फिर कहते हैं ई ईश्वर उ उल्लू चल हट बेटा। कोई इसका जो है तारतम्य नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों से प्रयोगवादी जो काव्यधारा है उसकी किस प्रवृत्ति का जो है बोध होता है, तो असंबद्ध प्रलाप जो है इसका बोध होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। निराशा, बौद्धिकता, दुखवाद ये मैं आपको बता चुका था। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने है और जो है हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और जो है उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और ये जो है साये में धूप, इसमें जो है ये रचना जो है वो संकलित है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर इसका सही है। निम्न में से कविता को साहित्य की कसौटी से बाहर निकालने के पक्षधर कौन है? अर्थात जो कविता है उसको साहित्य के क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए, साहित्य से बाहर कर देना चाहिए, और ये सज्जन है रामविलास शर्मा। साथियों, आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है और जो है हिंदी की प्रथम दलित कविता किसे माना जाता है? अछूतों का पैगंबर, अछूतों की शिकायत, सदियों का संताप और कलम का दर्द कहने दो। ये जो है पहली कविता जो है दलितों की वो अछूतों की शिकायत है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, पत्रिका में प्रकाशित हुई। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, प्रकाशित हुई। और इसके जो लेखक है वो है हीरा डोम। कौन है? हीरा डोम। अछूत की शिकायत। और जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक स्वामी अछूतानंद भी दलितों का एक जो है बड़ा हस्ताक्षर है, स्वामी अछूतानंद। चलिएगा, हिंदी की प्रथम दलित कविता किसे माना जाएगा? अछूत की शिकायत। और ये 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और हीरा डोम इसके लेखक है। आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है। साथियों, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं और गजल के रूप में है। कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए, और उम्र भर के लिए। कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए। जो समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर कटाक्ष किया गया था कि किस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए गए कि हर घर में चिराग रोशनी जला दी जाएगी। कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। और कहीं जो है एक एक घर के चिराग की बात हो रही थी, लेकिन शहर के लिए भी चिराग नहीं है। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, विरोधाभास अलंकार है, अर्थात जो वृक्षों की छाया में भी धूप लगती है, विरोधाभास अलंकार है।
चलो यहां से चले, अब हमें यहां से जाना चाहिए। नई व्यवस्था परिवर्तन की बात दुष्यंत कुमार इसमें कर रहे हैं, और साये में धूप लगती है। तो 44 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर है दुष्यंत, गजल है, ध्यान रखिएगा, साये में धूप में ये संकलित है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित आपको करना है। और साथियों इसमें देखिएगा, कल सुनना मुझे, ये श्रीकांत वर्मा नहीं, कल सुनना मुझे, हां ये सुदामा पांडे धूमिल की है। आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण की है, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और ये कठोपनिषद पर आधारित है, कठोपनिषद पर आधारित है, ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों इसमें यम और नचिकेता का जो संवाद है, यम और नचिकेता का जो संवाद है उसको यहां पर चित्रित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नचिकेता जो है यहां पर नई पीढ़ी का प्रतीक है, और नचिकेता जो है उनके पिता का नाम है वाजश्रवा। वाजश्रवा जो है पुरानी जो रूढ़िग्रस्त जो मानसिकता है उसका प्रतीक है। कठोपनिषद में जो कथा है वो आप सबने सुनी होगी कि वाजश्रवा जो नचिकेता के पिता हैं वो एक बार यज्ञ कराते हैं, और वो यज्ञ में जो ब्राह्मण जो आते हैं उसको यज्ञ में बाद में जब दान दक्षिणा की बात आती है तो वो जो बूढ़ी गायें जो थी जिन्होंने घास चरना छोड़ दिया, दूध देना छोड़ दिया, प्रसव करना छोड़ दिया, उन गायों को वो पंडितों को दान दे देते हैं। नचिकेता को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने पूछ लिया अपने पिता से कि माम कसमें दिए थे, आप मुझे किसको दोगे? तो यहां पर वाजश्रवा जो है नचिकेता को कहते हैं अहम त्वाम मृत्युवे ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु के लिए देता हूं। और पिता के वचनों को आधार मान करके नचिकेता जो है यम द्वार पर जो है वो चला गया। यमराज 3 दिन के लिए किसी यात्रा पर थे और वो 3 दिन आए, जब तक एक पैर पर खड़ा रहा, और 3 दिन उनकी तपस्या को देख करके यम ने नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए बोला था। तो ये जो है आत्मजयी जो कृति है वो कुंवर नारायण की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, आप लोग ध्यान रखोगे। हंसो जल्दी हंसो ये रघुवीर साय की है, और मगध जो है वो श्रीकांत वर्मा की है। तो यहां पर 2 1 4 3 1 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नवगीत के प्रवर्तक कौन है? और यह है राजेंद्र प्रसाद सिंह। नई कविता के संबंध में सही कथन चुनना है साथियों आपको, और चलिएगा। नई कविता, नाम अज्जे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अज्जे ने किया, और किसमें किया? एक रेडियो वार्ता में किया। विजय नारायण देव शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट करोगे, ये एक प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न है। अनुभूति की प्रामाणिकता एवं बुद्धिमूलक यथार्थवाद जो है दृष्टि, इसके प्रमुख तत्व हैं, और यह भी सही है। यह सही नहीं है, गणपति चंद्र गुप्त ने नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा ने रामविलास शर्मा ने प्रयोग नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है। डी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 48 की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, और अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य लेखन करने वाले कवि जो है वो केदारनाथ अग्रवाल है। ये आपको ध्यान रखना है, केदारनाथ अग्रवाल है। और हां, मुझे इस प्रश्न पे थोड़ा सा शंका है, लेकिन एक बार चलिएगा, यदि कहीं कोई समस्या हुई तो मैं आपको जो है कमेंट के माध्यम से बताऊंगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 49 आपके सामने है, और 49 में प्रश्न में कहा गया है कि सत्य कथन आपको चुनना है। कौन सा सत्य कथन है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा गया। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा गया। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में कुंठित प्रेम भावना अधिक देखने को मिलती है। यह भी बात बिल्कुल सही है। हां, 1960 के बाद हिंदी कविता में जिस मोहभंग की शुरुआत हुई,
सुदामा पांडे धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले एक सशक्त कवि है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका मतलब इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे लिए चलता हूं, प्रश्न संख्या 50 आपके सामने है और रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म जो है वो आपको चुनना है। असंगत युग्म चुनना है, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण की है। सुनो ब्राह्मण उदय प्रकाश की नहीं है, ये एक दलित कवि है जिनका नाम है मलखान सिंह। मलखान सिंह, जिसमें वो जो है ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, कभी कहते हैं कि जो है ब्राह्मण पर आक्षेप करते हैं कि मेरे पसीने से तुम्हें बू आती है, कभी तू अपनी जनानी को मेरे घर वाली जनानी के साथ मेला ढुआ करके देख, तुझे जो है मेरे पुत्रों में इस प्रकार की गंध आती है, तो कभी तेरे पुत्र को मेरे पुत्र, इस प्रकार जो है आक्षेप इसमें किया गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती आप जानते ही हैं, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, नाटक है, जो कि ये नाटक है धर्मवीर भारती का, जो कि ध्यान रखिएगा गीति नाट्य शैली में लिखा गया है। गीति नाट्य शैली में लिखा गया है, महत्वपूर्ण आप इसको करोगे। इसमें 5 अंक है, 5 अंक है और इसका प्रकाशन जो है 1954 में होता है, ऐसे आप लोग ध्यान रखोगे। गदल जो है कहानी है पंच परमेश्वर की तरह और ये रांगे राघव की है, तो इसका सही आंसर जो है बी होगा। आगे मैं आपको लिए चलता हूं साथियों, प्रश्न नंबर 51 आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित आपको करना है। नई कविता आंदोलन, देखिए ये आंदोलन जो है 8-10 आंदोलन प्रमुख है, उसको आपको जरूर याद करके जाना चाहिए, हो सकता है कि 2 नंबर आपको मिल जाए। तो यहां पर नई कविता आंदोलन में आपको बता चुका हूं, जगदीश गुप्त, डॉक्टर या प्रोफेसर, 2 नाम आपके सामने आ सकता है, अर्थात ये 3-3 इसमें आ रहा है। फिर उसके बाद में देखिएगा समकालीन कविता आंदोलन जो है ये विश्वंभर नाथ उपाध्याय की है, 3 के बाद में 4, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। साठोत्तरी कविता आंदोलन जो है वो ललित गुप्त का है और अकविता आंदोलन जो है जगदीश चतुर्वेदी, ये आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और तथ्यात्मक प्रश्न है। प्रिय साथियों, आगे लिए चलता हूं और प्रश्न संख्या 52 आपके सामने है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को समेकित रूप से क्या नाम दिया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को समेकित रूप से 7 रूप में अति यथार्थवाद का नाम दिया है। महत्वपूर्ण करेंगे, पूछने योग्य प्रश्न है। कठोपनिषद में 53वां क्वेश्चन है। कठोपनिषद में जो है यम नचिकेता संवाद पर आधारित रचना कौन सी है? और ये कुंवर नारायण की रचना है और आत्मजयी है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात बताई। निम्नलिखित में से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ नहीं है? नकेनवाद से जो है वो केदारनाथ सिंह जुड़े हुए नहीं है। न का मतलब है नलिन विलोचन, के जो है वो केसरी कुमार और न का अर्थ है नरेशवाद, और इसी को बच्चन जो है वो रूपवाद कहते हैं और इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने है। 55वां जो प्रश्न है वो देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद को किस नाम से अभिहित किया है? जब मैं भूमिका पढ़ा रहा था तब आपको मैंने कहा था सामाजिक चेतनावादी काव्य के नाम से इन्होंने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा साथियों, और खाली बैठे ठाले लोगों का धंधा, नंद दुलारे वाजपेयी को याद रखना। नंद दुलारे वाजपेयी ने खाली बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है, लेकिन किसको? प्रगतिवाद को नहीं, प्रयोगवाद को कहा है। चलेगा, और प्रश्न नंबर 56 जो है वो आपके सामने है और वो ये है कि मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। किस प्रकार जो है वो एक मोचीराम जो है आप लोगों ने सुना होगा, ये जो है सुदामा पांडे धूमिल जो है उसकी रचना है। ये किस कवि के संदर्भ में है? तो सुदामा पांडे धूमिल, पंक्ति का संबंध जो है धूमिल से है। गिरिजा कुमार माथुर के किस काव्य संग्रह की भूमिका का लेखन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया? और यह था मंजीर, जो कि गिरिजा कुमार का प्रथम काव्य संग्रह था।
प्रथम काव्य संग्रह था। साथियों, गिरिजा कुमार माथुर के किस काव्य संग्रह की भूमिका का लेखन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, और वो है मंजीर, जो उनका प्रथम काव्य संग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। गिरिजा, और प्रश्न नंबर जो है 57 जो है हो गया है। हाँ बिल्कुल, एक ये ध्यान रखिएगा कि ये रोमानी मिजाज के कवि है, रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, मिजाज के कवि माने जाते हैं गिरिजा कुमार। उसके बाद में प्रश्न नंबर 58 आपके सामने है। अजय का कौन सा उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, जिसके पात्र भी जो हैं विदेशी है? साथियों, ये 1961 में एक उपन्यास लिखा, और इसके पात्र जो है वो सैल्मा और एक योकी है। सैल्मा और योकी, इसके दो पात्र हैं, दोनों स्त्री पात्र हैं, और जो कि विदेशी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सैल्मा और योके है, योकी नहीं है, माफ करें। सैल्मा और योके ये दो पात्र हैं जो स्त्री पात्र हैं, अपने अपने अजनबी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 59 जो है वो क्या है, देखिएगा। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरी घास पर क्षण भर। साथियों, ये जो है 14 अक्टूबर 1949 14 अक्टूबर 1949 को, 49 नहीं है ये, 49 को लिखी गई कविता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसकी शुरुआत जो है इसकी होती है, यहां से होती है, आओ बैठें, आओ बैठें इसी बेल की हरी घास पर, हरी घास पर, इसी बेल की हरी घास पर। इसकी शुरुआत जो है इस कविता की यहां से होती है और 1949 में लिखी गई। चलिएगा, और 60वां प्रश्न आपके सामने है। आइएगा, 60वां प्रश्न जो है वो आपके सामने है। कविता दशक शब्द और साखी, कविता दशक शब्द और साखी पत्रिकाओं के संपादक कवि हैं केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और शमशेर बहादुर सिंह। और इसका सही आंसर जो है वो होगा केदारनाथ सिंह। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरा सामर्थ्य था उसके अनुसार मैंने आपको ये 60 प्रश्न करवाए हैं। ध्यान से देख करके जाइएगा, बस इतना ही कहूंगा। यहां से निश्चित रूप से ये 1-1.5 घंटा यदि आपने इसको ध्यान से दिया तो मैं कहूंगा कि यहां से आपको कुछ परीक्षा में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। इन्हीं भावों के साथ चलता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।